बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लेक्चर नंबर 3 है। अगेन केमिकल सेफ्टी हमारा पूरा नहीं होता। केमिकल सेफ्टी में मैंने पहले आपको इससे पहले टाइप्स ऑफ केमिकल्स बताए थे, किस फिजिकल फॉर्म्स की केमिकल हो सकते हैं जो नुकसान पहुंचा सकते हैं। फिर मैंने आपको बायोलॉजिकल भी बताई थी जो फर्दर डिस्कस करेंगे। अच्छा, और फिर मैंने आपको इफेक्ट्स बताए थे उसके हैजार्डस कौन कौन से हो सकते हैं। उसमें DICR का फॉर्मूला लगाया था, टॉक्सिक, इग्नाइटेबल, कोरोसिव और रिएक्टिव। फिर कार्सिनोजेनिक, म्यूटाजेनिक, ये उसके फर्दर एक्सप्लेनेशन थी। फिर जो मैंने आपको इफेक्ट्स ऑन द हेल्थ ह्यूमन के ऊपर इन केमिकल्स का क्या इफेक्ट हो सकता है, वो दो टाइप्स के, एक एक्यूट होता है और एक क्रॉनिक होता है। आज जो पढ़ाने वाले बुक्स थोड़ा बहुत ताल्लुक उसका मैंने डिप्लोमा और पोस्ट को साथ लेके चल रहा है। तो केमिकल सेफ्टी में काम की बात वो ये है जो आजकल रूटीन में भी चल रहा है ड्यू टू कोरोना वायरस। मैंने आपको बताया था देयर आर 2 सिस्टम्स। फिर हम हमारे स्टूडेंट ने हमसे एक क्वेश्चन किया था कि सर आपने 2 सिस्टम बताए हैं, एक है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, दूसरा है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम वो सिस्टम है जिनका इंटरेक्शन डायरेक्ट एनवायरनमेंट से होता है, यानी एक्सटर्नली ये एनवायरनमेंट से कुछ ना कुछ रिसीव कर रहे होते हैं कंटीन्यूअसली। और इसमें अगर इसको आप छोड़ दें, इफ डोंट टेक दिस, ये तो आपकी मर्जी में है ना। डाइजेस्टिव सिस्टम इज बेस्ड ऑन योर ओन विल, या आपकी हमारी अपनी विल पे। जब मैं कोई गलत पार्टिकल खाऊंगा, क्योंकि रूट ऑफ एंट्री आपको पता है, देयर आर 4 रूट्स ऑफ एंट्री। देयर आर 4 रूट्स ऑफ एंट्री ऑफ एनीथिंग। कोई भी सब्सटेंस है उसके 4 रूट्स हैं, वो मैं आपको बता देता हूं दोबारा। इनहेलेशन, और ये निबोश के अंदर भी दिया है, निबोश के अंदर भी है, आयुष के अंदर भी है, हो सकता है ओशा के अंदर भी और आपके डिप्लोमा के अंदर भी, कि वी हैव 4 रूट्स ऑफ एंट्री ऑफ अ केमिकल ऑफ अ सब्सटेंस ऑफ बायोलॉजिकल पार्टिकल इनटू द बॉडी। कोई भी चीज बॉडी के अंदर इन 2 रास्तों से, और इन 2 रास्तों में भी जो मेजर रास्ते हैं वो क्या है, इनहेलेशन है, एब्जॉर्प्शन है, इंजेक्शन है, इंजेक्शन है। तो ये चार रूट्स हैं या 4 रूट्स ऑफ, इसको हम कह सकते हैं दीस आर द 4 रूट्स ऑफ एंट्री ऑफ अ सब्सटेंस इनटू द बॉडी। कोई भी सब्सटेंस बॉडी के अंदर वो इन 2 रास्तों, इन 4 रास्तों से दाखिल होगा। अब इनहेलेशन हमेशा इसका जो ऑर्गन है वो हमारी नाक है, ठीक है, नोज के थ्रू इनहेलेट करते हैं। और अगर मैं इंजेक्शन की बात करूं, इंजेक्शन हमारा इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम इन्वॉल्व होता है व्हिच इज थ्रू माउथ, ठीक है। एब्जॉर्प्शन एंड इंजेक्शन ये स्किन के थ्रू होती है, यानी ये दोनों चीजें स्किन के थ्रू होती है। सो वी हैव these 4 routes of entry, और 4 routes of entry में inhalation, absorption, injection और injection जो है ये वो इन ऑर्गन्स के थ्रू होते हैं। फर्स्ट क्या, मैं किसी सीमेंट से एक्सपोज हुआ, सीमेंट आप मेरे हाथ में लगा, अब इस सीमेंट ने रिएक्शन किया और मेरी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो। सो दिस इज द रूट इज एब्जॉर्प्शन थ्रू स्किन, ठीक है। या कोई चीज इंजेक्ट कर गई, कोई चीज मुझे काट के चली गई, ठीक है, कोई ऐसा बायोलॉजिकल, जहां मैं कंस्ट्रक्शन साइट में काम कर रहा था वहां पे कोई बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म था जो मुझे काट के चला गया, पता नहीं चला, ठीक है। तो वो इंजेक्शन होता है थ्रू स्किन, इंजेक्ट करना। और अब ये 2 रूट्स हैं, इनहेलेशन में हमारा रेस्पिरेशन इन्वॉल्व होता है, और दूसरा है एब्जॉर्प्शन व्हिच इज थ्रू स्किन, ठीक है। तो फोकस करेंगे हम, एक चीज मैं आपको कॉमन बता दूं कि मैंने आपको बताया कि डाइजेस्टिव सिस्टम व्हिच इज थ्रू इंजेक्शन और रेस्पिरेटरी सिस्टम व्हिच इज थ्रू इनहेलेशन, ठीक है। हमारे नोज के थ्रू ज्यादातर इनहेलेशन होती है क्योंकि वो ज्यादातर बंद होता है, सांस हम नाक से लेते हैं, इनर सांस होता है, कभी मुंह से नहीं लेते। तो इनहेलेशन थ्रू नोज हो रही होती है, तो इस वजह से ये ऑर्गन थोड़े से इंपॉर्टेंट है। माउथ भी यूज होता है इनहेलेशन। अच्छा, डाइजेस्टिव सिस्टम ये वोलेंटरी, और आपके कुछ एक्शंस पढ़े होंगे
कि कुछ एक्शन हमारे इख्तियार में होते हैं, उनको हम रोक सकते हैं, लेकिन कुछ एक्शन ऐसे होते हैं वो हमारी मजबूरी है। मिसाल के तौर पे इनहेलेशन, इट कुड नॉट बी स्टॉप, हम इसको रोक नहीं सकते क्योंकि हम सांस लेंगे तो जिंदा रहेंगे, लेकिन खाने का ये है कि कुछ अरसे के लिए आपने खाना रोक दिया। मिसाल के तौर पे कंपनी में गया, कंपनी में विजिट करने गया, वहाँ पे कोई ऐसा हैजार्डस फूड था जो मैं नहीं खाना चाहता, मैंने उसको रोक दिया। लेकिन मैं ऐसी कंपनी में गया जहाँ पे मैंने थोड़ी देर 5-10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट या 30 मिनट के लिए काम करना है, जबकि वहाँ पे कोई डेंजरस केमिकल मौजूद है, हैजार्डस केमिकल मौजूद है, तब इसके बाद मतलब रेस्पायर ऐसा नहीं है कि मैंने आधे घंटे के लिए अपने आप को बैटरी पे डाल दिया कि भाई मैं आधे घंटे बाद सांस लूंगा, ऐसी कहानी नहीं है। रेस्पिरेशन जो इनहेलेशन जिसमें हमारा रेस्पिरेशन वो अमल है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस वो प्रोसेस है जो आपका एक सेकंड मतलब आपके सेकंड्स में भी नहीं रुक सकता। तो इट इज कंटीन्यूअस प्रोसेस। कंटीन्यूअस प्रोसेस के अंदर ये ज्यादा ससेप्टेबल है एज कंपेयर टू दिस। ठीक है, खाना हमारे इख्तियार में, लेकिन सांस का रोकना हमारे इख्तियार में नहीं है। इट इज वेरी मच नेसेसरी फॉर लाइफ। मैं कितने आधा घंटा रोक सकता हूँ, 1 मिनट, सॉरी आधा मिनट रोक सकता हूँ, 1 मिनट रोक सकता हूँ, बट आई कैन नॉट स्टॉप ब्रीथिंग फॉर सेवरल मिनट्स। बहुत मिनट्स के लिए मैं नहीं रोक सकता। तो उसके लिए फोकस हमारा है, उसमें जो फोकस निगोश के अंदर भी ज्यादातर फोकस जो किया गया है वो रेस्पिरेशन पे किया गया है। ठीक है, एक और आ जाएगी, अब आ जाएगी एक और बात, उसको छोड़ दो। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ रिगार्डिंग डिप्लोमा, आप इररिस्पेक्टिव ऑफ डिप्लोमा, डिप्लोमा छोड़ दें, आप निगोश आयुष छोड़ दें, सिर्फ मैं आपको कोविड की स्पेलिंग एग्जांपल दे रहा हूँ। आजकल क्योंकि वो कोरोना वायरस की इन्फेक्शन डिजीज चली हुई है, तो व्हाट इज दिस डिजीज? ठीक है, ये भी हमारा किस सिस्टम को जाके डैमेज करती है? रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन को कैसे डैमेज करेंगे? बिकॉज़ वी आर कंटीन्यूअसली इनहेलिंग द एयर, हम कंटीन्यूअसली एयर को इनहेल कर रहे हैं। आप इन्फेक्टेड एयर है, एयर खराब है, पोल्यूटेड एयर है, उससे हमने सांस लिया और ये पार्टिकल थ्रू नोज हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो गया। सो दिस इज द रूट ऑफ एंट्री ऑफ दिस बायोलॉजिकल पार्टिकल। इस पार्टिकल का रूट ऑफ एंट्री क्या है? वो नोज है, मेजर नोज है। बाकी ये आंख आईज से भी जा सकता है, लेकिन जो फोकस है जो हमारे किसको जाके टारगेट करता है? इट टारगेट्स आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये जाता है थ्रोट के लिए, थ्रोट से होता है हमारे लंग्स के अंदर जाता है और लंग्स के अंदर ये चोकिंग करता है। चोकिंग करने के बाद इट कॉजेस निमोनिया व्हिच लीड्स टुवर्ड द सीवियर डेथ, जो कि डेथ की तरफ जाती है। तो रेस्पिरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। रेस्पिरेशन वो फिनोमिना है जो कि आप किसी भी, आपका छोटी सी लेबर है, मजदूर है या आपका बॉस है, इट कैन नॉट बी स्टॉप। ठीक है, तो रेस्पिरेशन को हम फोकस करेंगे। ठीक है, ये चार मेथड आपने देख लिए। रेस्पिरेशन सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम में मेजर जो है हमारा जो पार्ट यूज हो रहा है वो नोज यूज हो रहा है। अच्छा, इसमें एक चीज और बता दूं कि पार्टिकल्स के कुछ साइजेस होते हैं। अगर मैं बायोलॉजिकल पार्टिकल्स को, मैं बायोलॉजिकल लाइफ को बैक्टीरिया और वायरस से को डिस्कस नहीं कर रहा, मैं फिलहाल डिस्कस कर रहा हूँ केमिकल रिएक्शंस के हवाले से। अच्छा जी, रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा डायरेक्ट हम नोज को तो बंद नहीं कर सकते। सो अगर रेस्पिरेशन की बात करें तो केमिकल्स में फिजिकल फॉर्म पर हमने व्हिच इज डस्ट। तो डस्ट वो कॉमन पार्टिकल है व्हिच इज प्रेजेंट एवरीवेयर, हर जगह मौजूद होता है। आप बाहर निकले डस्ट मिलेगा, आपको कंस्ट्रक्शन साइट पे डस्ट मिलेगी। तो अब इसके जो इन्होंने पार्टिकल साइज लेके इसको डिस्कस किया है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डस्ट। एक होती है हमारी इनहेलेबल और दूसरी होती है रेस्पिरेबल डस्ट। तो ये दो डस्ट आपको आज निगोशिएट मिलेगी। इनहेलेबल डस्ट वो डस्ट जिसका माइक्रोन साइज, जिसका 7 माइक्रोन से साइज बड़ा हो, और वो जिसका 7 माइक्रोन से साइज छोटा हो, वो रेस्पिरेबल डस्ट कहलाती है। अच्छा, इनहेलेबल डस्ट वो जो हम इनहेल कर रहे हैं, जो आपके
इनिशियल डिफेंस मैकेनिज्म इसको काबू कर लेता है कि आपके डीप पेनिट्रेशन नहीं होता लंग्स के अंदर। लेकिन रेस्पिरेटरी डस्ट बहुत ही जिसका पार्टिकल साइज बहुत छोटा होता है, 7 माइक्रोन डायमीटर से भी छोटा। तो 7 माइक्रोन को खुद ही सोचिए आप कितना छोटा होगा। अब वो डीप ट्रैवल करता है टू लंग्स और फिर वहां जाके वो लंग्स को जाके इन्फेक्ट करता है, लाइक कोरोना वायरस। तो बात ये तो डस्ट है, नॉन लिविंग है, जिसको फर्दर मैं आपको बता देता हूं। अब हमारे यहाँ हमारी बॉडी के अंदर जो कुदरत ने या जो अल्लाह ने सिस्टम रखा है रेस्पिरेशन का, रेस्पिरेटरी डिफेंस मैकेनिज्म। लेकिन कुदरत को भी पता था कि दिस इज द मोस्ट ससेप्टिबल area for the body। अच्छा, दिस इज द मोस्ट ससेप्टिबल एरिया फॉर ह्यूमन बॉडी, यानी हमारी जो नोज है, हमारी रेस्पिरेशन है, ये वो पोर्शन है जो कि हर वक्त एक्सपोज्ड है टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। आप इसको रोक नहीं सकते। आप बाजार में जा रहे हैं, घर बैठे यू आर इनहेलिंग द एयर, आप एयर को इनहेल कर रहे हैं। तो इसको मैनेज करने के लिए वी आर गिफ्टेड, हमें गिफ्ट किया गया है फ्रॉम द गॉड कि वी हैव सर्टेन डिफेंस मैकेनिज्म। रेस्पिरेशन का हमारे पास 4 डिफेंस मैकेनिज्म है जिसके जरिए हमारी ये कंट्रोलिंग होती है। देखिए, एक तो कुछ हमें मिले हैं एक डिफेंस मैकेनिज्म है जो कि हमारे जिसको कहते हैं नेजल हेयर, हमारे नाक के बाद। तो इनिशियल जो वेरी लार्ज पार्टिकल्स, आप जब कहीं से गुजरते हैं तो आपने देखा होगा मट्टी बहुत ज्यादा डस्ट है, तो क्या होगा वो जो एक तो आंखों के लिए सेफ्टी के लिए हमें आईलेट्स दी गई है, ठीक है, यहाँ पे डस्ट इफेक्ट रहती है। जो रेस्पिरेशन है उसमें जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है कि हमारी नोज के अंदर जो हेयर्स है, नेजल हेयर जिसको कहते हैं, दिस इज द इनिशियल डिफेंस। ये हमारा इनिशियल डिफेंस है, नेजल हेयर में क्या होता है कि किसी डस्ट से हम गुजरे तो जो लार्ज पार्टिकल्स हैं वो यहाँ से कवर हो जाते हैं, ठीक है। फिर जब हम वुजू वगैरह करते हैं वो बाहर निकल जाता है, नाक साफ हो जाती है, क्लीन हो जाती है। फिर इससे भी जो स्मॉलर पार्टिकल्स होते हैं जो कि नेजल हेयर से काबू नहीं आते, सो दे आर फर्दर ट्रैप्ड। इसलिए नेक्स्ट मैकेनिज्म है वो डिटेल में आपको बता दूं। नेक्स्ट एक और थ्रोट का मैकेनिज्म है। अच्छा, थ्रोट के मैकेनिज्म में क्या होता है कि वो सलाइवा प्रोड्यूस होता है। सलाइवा प्रोड्यूस का मतलब ये है कि उस सलाइवा उसको कंट्रोल करके थूक के जरिए बाहर निकालता है। दिस इज द सेकंड डिफेंस मैकेनिज्म। अच्छा, वो पार्टिकल जो सलाइवा से बचे हैं वो कहां जाएंगे? अच्छा, उससे भी मजीद स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं लाइक रेस्पिरेबल डस्ट है, तो अब वो नेजल हेयर से भी निकल गई, हमारे सलाइवा को भी उसने किसी तरीके से डिफीट दे दिया, चकमा दे दिया, जो भी कहें आप उसको, तो जाना हमारे ट्रेकिया के अंदर। ट्रेकिया जो है वो हमारी सांस की नाली है, ठीक है। इस ट्रेकिया के अंदर जो कि आगे जाके लंग्स के अंदर खुलती है, इस ट्रेकिया के अंदर एक और सिस्टम है, वो सिस्टम है जिसको हम कहते हैं हमारे सीपम कह लें या उसको हम क्या कह सकते हैं, एक म्यूकस टाइप का मटेरियल होता है जिससे इसका होता है पार्ट ट्रेकिया के अंदर हमारे ट्रेकिया से ऊपर की लाइन की तरफ जो है वो म्यूकस सिस्टम मौजूद है। म्यूकस क्या होता है? एक फ्लूइड होता है। फ्लूइड पे जाके वो जो डस्ट पार्टिकल्स है वो उस पे जाके चिपक जाते हैं बोन की तरह, जैसे जो हमें बलगम आता है ना, दैट इज म्यूकस। तो वो म्यूकस पे जाके वो पार्टिकल्स चिपक जाते हैं, जो इनको क्रॉस करके जाते हैं वो उस म्यूकस पे जाके चिपकते हैं, और उन म्यूकस पे जब चिपकता है पार्टिकल तो म्यूकस वो नजले के जरिए या वो खांसी के जरिए बाहर निकल जाता है, ठीक है, स्पुटम के जरिए। फिर उससे भी अगर कोई पार्टिकल बहुत बारीक पार्टिकल है तो वो जाके हिट करता है हमारे लंग्स को, एंड लंग्स के अंदर ये फाइनल डिफेंस होता है हमारी रेस्पिरेशन का। लंग्स के अंदर क्या होता है, अगर आप इससे भी कोई पार्टिकल बच गया तो वो लंग्स में जाता है, और लंग्स के अंदर ये पार्टिकल जाके एल्विलाई और कैपिलरीज को जाके हिट करते हैं और वहां पे इन्फ्लेमेशन करते हैं। इन्फ्लेमेशन मतलब उनके सेल्स को तोड़ते हैं, और वहां अगर इन्फेक्शन ज्यादा बढ़ जाए
तो फ्लूइड भरना शुरू हो जाता है लंग्स के अंदर। यही केस जो आपको कोविड के अंदर, जो कोरोना वायरस के अंदर वो क्या है, तो क्या वो क्रॉस करता रहता है, इनिशियली वो थ्रोट में स्टे करता है अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट। मैंने क्या साइंटिस्ट के मुताबिक वो थ्रोट में स्टे कर रहा है, थ्रोट से वो बच के, ठीक है, नाक के जो पास हो गया, पार्टिकल बहुत बारीक है, नेजल एयर से चला गया, इनिशियल डिफेंस को उसने धोखा दे दिया, फिर वो हमारे थ्रोट पे गया जहाँ पे सेकंड सलाइवा है वो उसको भी उसके अंदर इंगल्फ हो जाता है, फिर वो तीसरी रूट के अंदर जो ट्रेकिया है वहाँ पे जाके भी वो हाथ में आता है, वो सीधा कुछ अरसे बाद, क्योंकि टाइम टेकिंग है कि 10 दिन बाद या 12-15 दिन बाद इसके सिम्टम्स नजर आना शुरू होते हैं, तो ट्रेकिया पास करता है, देन फाइनली वो लंग्स में जाता है, वहाँ जाके उसके एल्वेलाई है और सील है, वहाँ पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। मैं अभी आपको बना के दिखाऊंगा कि भी है हेयर लाइक स्ट्रक्चर, हेयर होते हैं और वो जो हेयर होते हैं वो कंटिन्यूअसली हेयर होते हैं, तो हेयर क्या करते हैं उन पार्टिकल्स को पकड़ते हैं और फिर वहां पे हमारा एक डिफेंस मैकेनिज्म शुरू होता है जिसको हम इम्यून, जो आजकल आ रहा है ना कि इम्यून सिस्टम आपका स्ट्रांग हो, वो वहां जाके इम्यून जनरेट होता है, यानी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज जनरेट होती हैं जो उन पार्टिकल को इंगल्फ करती हैं और उसको उठा के बाहर फेंकती हैं। तो सेलुलर लेवल पे काम हो रहा है। तो पहला हमारा नेजल लेयर, पहले मैंने आपको बताया कि फिल्ट्रेशन थ्रू द नेजल कैविटी, यहाँ पे फिल्ट्रेशन हो रही है, ठीक है, फिल्ट्रेशन हो रही है थ्रू नेजल कैविटी, वेरी लार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं लार्ज, ये मोस्ट इफेक्टिव मेथड है फॉर लार्ज पार्टिकल्स। अच्छा नंबर 2 क्या है कि नंबर 2 में हमारे पास आई थिंक मैं आपको बता देता हूँ सीलियरी एक्सकेलेटर, ठीक है, सीलियरी एक्सकेलेटर वही सीलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, या इसको कह लेते हैं यहाँ पे वो म्यूकस मेम्ब्रेन बन रही, सॉरी स्लाइवा के अंदर इसको पकड़ा जाता है, इसको बाहरी लगा के पकड़ा जाता है, सीलिया नॉर्मली हेयर को कहा जाता है, सीलिया की स्ट्रक्चर होते हैं। नंबर 3 है हमारा मैक्रोफेजेस, मैक्रोफेजेस या फैगोसाइटोसिस भी कहते हैं। फैगोसाइटोसिस या मैक्रोफेजेस ये क्या कराता है, यानी white blood cells to kill that dust particle है उसको इंगल्फ करके बाहर से रात में छोड़ देना। और आखिरी जो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है वो है हमारा इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, ठीक है। तो फाइनल हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है ये वही आखिर में जाके जो इन्फ्लेमेशन होती है, यानी उसके बाद इन्फ्लेमेशन होता है, सूखना शुरू होता है और फिर उससे बॉडी अपने इम्यून सिस्टम से उसको रिकवर करना शुरू करती है। तो दिस इज द रेस्पिरेटरी डिफेंस मैकेनिज्म, ये हमारा डिफेंस है किसी भी पार्टिकल से। अच्छा एक चीज मैंने जो आपको और पढ़ाई थी वो इम्पोर्टेंट ये थी कि कोई भी केमिकल है ठीक है, आप कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि दिस इज रिस्की टू हेल्थ, ठीक है। उसके लिए एक मेजर टर्म इस्तेमाल होती है, देयर आर सम सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन, there are some sources of information which are helpful for the chemicals identification। भाई केमिकल कैसे, आप किसी कंपनी में गए, आप एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम कर रहे हैं या टेक्सटाइल सेक्टर में काम कर रहे हैं या प्रिंटिंग इंडस्ट्री है, टाइप इंडस्ट्री की, बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जो कि केमिकल में काम कर रही होती हैं। अब आपको कहा जा रहा है कि यू आर डीलिंग विद द सेफ्टी। अब सेफ्टी में सिर्फ वहाँ की मशीन नहीं है, वहाँ के वर्कर्स नहीं है, कंस्ट्रक्शन की बात नहीं हुई, यहाँ पे जो पर्टिकुलर बात हो रही है वो केमिकल्स के हवाले से होती है। तो केमिकल के अंदर आपके सामने बहुत सारे केमिकल्स पड़े, आप देखो भाई इसकी भी हमने
सेफ्टी देखिए ना, हाउ यू विल सी द सेफ्टी ऑफ सोर्सेस। आपको कुछ सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन चाहिए फॉर दैट केमिकल टू ओवरकम द हैजर्ड्स, क्योंकि हर केमिकल के अपने हैजर्ड्स हैं। तो सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन, किस सोर्स से आपको पता चलेगा भैया आप कंपनी में ब्लीच इस्तेमाल हो, सो हाउ यू कैन कम टू नो दैट दिस ब्लीच इज हार्मफुल, हाउ मच हार्मफुल, कितना हार्मफुल है, उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। या आप एक जगह पे जाए, वो पेंट यूज कर रहे हैं, डाई यूज कर रहे हैं, थिनर यूज कर रहे हैं, इंक यूज कर रहे हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनी में गए, आपने देखा बहुत सारे केमिकल्स रॉ मटेरियल आ रहा है, वो भी केमिकल है, तो उसके लिए सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन चाहिए। सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन कैसे, वो सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन आपको कहां से मिलेंगे, उसके लिए बोश जो कहता है कि कुछ जीएचएस सिस्टम है इसका, यानी एचएस कोड्स भी होते हैं हर पार्टिकल में, अपने एचएस कोड, हार्मोनाइज्ड सिस्टम, ग्लोबली हार्मोनाइज्ड सिस्टम कहलाता है, और इसके डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। तो उसके लिए आपके पास कोई गाइडेंस डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन का सबसे बड़ा एरिया जो है वो है हमारा एमएसडीएस। शायद आपने पढ़ा भी हो एमएसडीएस, और एमएसडीएस स्टैंड्स फॉर मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट, यानी आपके पास जो भी केमिकल्स हैं उसकी डाटा शीट्स अवेलेबल होनी चाहिए, यानी मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट एमएसडीएस। और एमएसडीएस हर केमिकल का होता है। अगर नमक है, NaCl की बात करूं तो दिस इज अ केमिकल, सो दिस केमिकल इज आल्सो हैव सम, हालांकि देखा जाए ये सॉल्ट है, इसका अगर कॉमन बात करें तो दिस इज अ कॉमन सॉल्ट जो हम खाने के लिए नमक इस्तेमाल करें, बट दिस इज अ केमिकल, इसके भी अपने नुकसानात हैं। आपका क्या ख्याल है, एक चम्मच नमक खाने से क्या बॉडी के अंदर डिस्टरबेंस नहीं आएगी, या 2 5 6 चमचे इकट्ठे चीनी के खा लेने से बॉडी में डिस्टर्ब, और दिस इज अ केमिकल, ये केमिकल है, इसका कोई ना कोई इफेक्ट हेल्थ पे इफेक्ट होता ही है। स्मॉल कंसंट्रेशन आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी, लेकिन एक लार्ज कंसंट्रेशन, क्योंकि केमिकल में उसकी कंसंट्रेशन माने रखती है। सो वी हैव, अगर NaCl है तो कॉमन सॉल्ट, बट इसकी भी अपनी कोई मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट्स हैं कि आप इसको कैसे यूज करना है। अच्छा, उस MSDS के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, इसकी भी MSDS अवेलेबल है, नाइट्रिक एसिड है, इसकी भी MSDS अवेलेबल है, और ये दोनों, ये 3-4 केमिकल्स जो मैंने आपको बताया, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इनकी एग्जिस्टेंस डिफरेंट शक्ल में होती है, यानी फिजिकल फॉर्म हर किसी के डिफरेंट है। या आपको लिक्विड में मिलेगा, ज्यादातर नाइट्रिक एसिड आपको लिक्विड में मिलेगा, सोडियम क्लोराइड नमक जो है वो आपको सॉलिड में मिलेगा, बास केमिकल्स ऐसे होंगे उनकी MSDS होगी, बट दे आर एग्जिस्टेड इन गैसियस स्टेट। तो इन सारी चीजों की MSDS मौजूद होती है। तो MSDS सबसे पहले सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है कि यू शुड नो द MSDS ऑफ दैट केमिकल। अच्छा, MSDS नहीं है तो आप उसको सर्च करके एवरी केमिकल को उसका MSDS निकालेंगे। हमने एक और को हमने कंपनी का काम किया था, तो वो कंपनी कोरिया से जो है ना इंक मंगवाती थी, तो हम उससे देखिए कमर्शियल नेम कुछ और होता है, हर केमिकल का कमर्शियल नेम कुछ और होता है। एग्जांपल मैं आपको दे दूं, एग्जांपल ये है कि आपको पता है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर क्या इस्तेमाल होता है, थिनर इस्तेमाल होता है पेंटिंग के अंदर, लेकिन इस थिनर का एक्चुअल नाम कुछ और है, दिस इज द कमर्शियल नेम, ठीक है, लेकिन इसका जो ओरिजिनल या जो इसका केमिकल नेम है जो कि इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, पास है इसको थिनर के नाम से इंडिया में हो सकता है, किसी और नाम से लिखा हो, यूके के अंदर हो सकता है तारबीन के नाम से लिखा हो, तो कमर्शियल नेम कुछ और होते हैं, लेकिन केमिकल का असल जो फार्मूला होता है या उसका जो असल साइंटिफिक नेम होता है वो हर जगह कॉमन होता है। तो आपको सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन निकालनी है। अगर उस केमिकल की MSDS मौजूद है, आप ऐसी इंडस्ट्री में गए जहां पे MSDS पहले से अवेलेबल थी, उस केमिकल के नाम मौजूद थे, तो आप वेल एंड गुड है। लेकिन आप ऐसी कंपनी में गए जहां पे आप सेफ्टी ऑफिसर, सेफ्टी मैनेजर लगे, आपको केमिकल्स से डील करना पड़ रहा है, बट यू डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन, then first of all you will go towards the safety data sheet। आप safety data sheet
ट्राई करेंगे कि उसकी सेफ्टी डाटा शीट निकाली जाए और फिर उसके मुताबिक उसको मैनेज करें। तो मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डीलिंग विद द केमिकल्स, जब केमिकल्स को डील करते हैं। अच्छा, इसमें सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो एमएसडीएस है, इसके अंदर कितनी बातें होनी चाहिए? एमएसडीएस के अंदर नॉर्मली 15 to 16, इसके अंदर नॉर्मली 14 to 16 इंफॉर्मेशन होती है जो कि एमएसडीएस के अंदर मौजूद होती है। एमएसडीएस मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट covers the 16 aspects of the chemical। केमिकल की 60 बातें, सॉरी 14 to 16, 14 से 16 बातें आपको बता रहा होता है। मेजर में आपको बता रहा हूं, मिसाल के तौर पर इसका प्रोडक्शन एरिया है, ठीक है, एक उसके बाद क्या होती है, दूसरा डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या है, डेट ऑफ एक्सपायरी क्या है, इसकी डेट ऑफ एक्सपायरी क्या है, इसका केमिकल फार्मूला क्या है, यानी आप ये चीज किस है, आप सोडियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है मार्केट में किसी और नाम से लिख रहा हो, लेकिन है तो वो सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो उसका केमिकल फार्मूला क्या है। अच्छा, सप्लायर की डिटेल क्या है, कौन उसको सप्लाई कर रहा है, ठीक है। फिर मैन्युफैक्चरर की डिटेल क्या है, क्योंकि समटाइम्स मैन्युफैक्चरर कोई और होता है केमिकल का, सप्लायर कोई और होता है। कोरिया में केमिकल बन रहा है तो कोरिया तो उसको सप्लाई नहीं कर रहा थ्रू आउट द वर्ल्ड, ठीक है, कोरिया तो उसको मैन्युफैक्चर कर रहा है। तो मैन्युफैक्चरिंग का फर्स्ट है फिशर, मैन्युफैक्चर फिशर्स कंपनी है, मर्क कंपनी है, लेकिन उसको जो सप्लायर है, सप्लायर माइट भी डिफरेंट हो सकता है, वो डिफरेंट है, तो सप्लायर की डिटेल, मैन्युफैक्चरिंग की डिटेल, डेट ऑफ उसकी डेट, इस ईयर में वो प्रोडक्शन हुई है, उसकी डेट ऑफ एक्सपायरी कब जाकर एक्सपायर होगा, फिर उसके एनवायरमेंटल हैजर्ड्स क्या है, एनवायरमेंट में यानी एक्वेटिक लाइफ को नुकसान पहुंचाएगा, ह्यूमन पे उसका क्या इंटरेक्शन है। अच्छा, रूट ऑफ एंट्री क्या है, उस केमिकल का रूट ऑफ एंट्री क्या है, यानी वो ह्यूमन को किस एंगल से नुकसान पहुंचा रहा है। सल्फ्यूरिक एसिड है, ये है तो एमएसडीएस क्या होगी, इसके अंदर रूट ऑफ एंट्री क्या होगा, अल्टीमेटली एब्जॉर्ब होगा, या अगर आप टच कर रहे हैं या आप इनहेल कर रहे हैं तो वो इन्फ्लेमेटरी नुकसान पहुंचाएगा। तो हाइड्रोजन सल्फाइड है, इसका रूट ऑफ एंट्री कुछ और है। तो डिफरेंट केमिकल्स के अपनी एमएसडीएस होती है और देयर आर 16 इंफॉर्मेशन व्हिच मस्ट बी प्रेजेंट इन द एमएसडीएस ऑफ द केमिकल। इसमें और बात मैं बता देता हूं आपको, एक्सीडेंटल रिलीज भी डालेंगे आप इसके अंदर। अच्छा, इसके अंदर हैंडलिंग एंड स्टोरेज, ठीक है, हैंडलिंग एंड स्टोरेज भी आएगा। उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, सोडियम क्लोराइड है तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की फिजिकल प्रॉपर्टी है कि इट एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। सल्फ्यूरिक एसिड है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है कि इट एग्जिस्ट नॉर्मली रूम टेंपरेचर पे, वो लिक्विड शेकल में होता है, ठीक है। ये बातें उसमें आ रही है। उसके अंदर टॉक्सिकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, उसकी इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, उसकी डिस्पोजल कंसीडरेशन, यानी अगर ये केमिकल यूज में नहीं रहा तो हाउ यू विल डिस्पोज ऑफ दिस केमिकल, ये भी उस एमएसडीएस के अंदर मौजूद होती है। उसके फायर फाइटिंग मेजर, मिसाल के तौर पे ये केमिकल अचानक आग पकड़ लेता है, ठीक है, तो हाउ यू विल फाइट दिस टाइप ऑफ केमिकल, आप उससे कैसे लड़ेंगे, ये भी इसका एक क्वेश्चन है। और इसके अलावा रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन, रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन का क्या मतलब है, इसकी कोई इंटरनेशनल रेगुलेशन तो नहीं बनेगी, ठीक है। आपने साइनाइड मंगवा लिया और साइनाइड इंपोर्ट कर लिया तो साइनाइड की रेगुलेशन बनी हुई है, एस्बेस्टॉस मंगा रहे तो उसकी कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स, आप उसको ऐसे यूज नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस यू टेक द परमिशन। सोडियम क्लोराइड है, नमक है, वो तो इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन साइनाइड यूज नहीं कर सकते, ठीक है, एस्बेस्टॉस यूज नहीं कर सकते। तो इस तरह हर केमिकल की आपको इंफॉर्मेशन चाहिए और वो इंफॉर्मेशन एमएसडीएस के अंदर मिलेगी। एमएसडीएस के अंदर मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं कि एमएसडीएस के अंदर 14 to 16 इंफॉर्मेशन इट मस्ट बी प्रेजेंट इन द एमएसडीएस ऑफ द ईच केमिकल। अब मिसाल उसमें क्या क्या मैंने आपको बताया, उसमें जो उसकी सब्सटेंस क्या है, ठीक है, उसका केमिकल फार्मूला क्या है, उसकी डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, उसकी डेट ऑफ एक्सपायरी, मैन्युफैक्चरर डिटेल, उसका केमिकल फार्मूला, सप्लायर डिटेल, उसकी फायर फाइटिंग मेजर्स, अच्छा उसकी टॉक्सिकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, उसकी इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, उसका रूट ऑफ एंट्री, किस रूट से वो नुकसान पहुंचा सकता है, आप बनाएंगे उस एमएसडीएस के अंदर ताकि उसी की प्रिकॉशंस ली जाए, ठीक है। फिर उसके बाद उसका जो है वो इसके अंदर डिस्पोजल कंसीडरेशन, उसको डिस्पोज ऑफ करना है, रिलीज नहीं करना, यानी अगर कोई स्पिल होता है तो हाउ यू विल मैनेज द स्पिल,
अच्छा, अदर इंफॉर्मेशन कोई और कोई इसकी लीगल रिक्वायरमेंट है इंटरनेशनली तो ये 14 to 16 आपके पास इसके अंदर एमएसडीएस के अंदर डालनी है, तो इसको आप इंशाल्लाह तैयार कर लीजिए।